गुड मॉर्निंग क्लास। हाँ जी, अभी तक हम लोगों ने क्या क्या पढ़ लिया इसमें? माइनर वाला कॉन्ट्रैक्ट पढ़ा था। अच्छा, माइनर के कॉन्ट्रैक्ट में क्या क्या पॉइंटर्स थे, क्या क्या सारे पॉइंट्स थे? ठीक है, ये वॉइड एब इनिशियो होता है, राइट? वॉइड एब इनिशियो है। ठीक है, दूसरा माइनर जो है वो प्रिंसिपल बन सकता है या वो एजेंट बन सकता है? एजेंट बन सकता है, प्रिंसिपल नहीं बन सकता। अच्छा, पार्टनर बन सकता है क्या? पार्टनर बन सकता है। ठीक है, वैसे तो नहीं बन सकता, लेकिन अगर उसको प्रॉफिट शेयरिंग किया जाए ना तो फिर वो बन सकता है, राइट? अच्छा, उसके बाद रैटिफिकेशन हो सकता है क्या उसका, मेजॉरिटी अटेन करने के बाद रैटिफाई करना पॉसिबल है? नहीं है, रैटिफाई नहीं हो सकते। ठीक है। अच्छा, अगर उसको किसी ने नेसेसिटी सप्लाई करी है तो उसके लिए वो लायबल है क्या? है, पर्सनली लायबल है। उसके क्या लायबल हो जाएंगे? वो वर्ड क्या था उसका? एस्टेट लायबल होता है। ठीक है, कभी भी वो पर्सनली लायबल नहीं होता है, उसका एस्टेट लायबल हो जाता है। ठीक है, एक माइनर को हम इंसॉल्वेंट डिक्लेयर कर सकते हैं क्या? नहीं कर सकते, क्यों? उसके पास कोई लाइबिलिटीज ही नहीं होती है। ठीक है। अच्छा, कोई कॉन्ट्रैक्ट ऐसा है जो माइनर के बेनिफिट के लिए एंटर किया गया है, तो क्या उन बेनिफिट्स को लेने के लिए वो सीयू कर सकता है क्या उसके ऊपर? कर सकता है, श्योर। अच्छा, पेरेंट्स उसके लिए कोई कॉन्ट्रैक्ट एंटर कर सकते हैं क्या? कर सकते हैं। और माइनर अगर कोई कॉन्ट्रैक्ट एंटर कर रहा है जिसमें वो पेरेंट्स को बाइंडिंग बना रहा है, वो हो सकता है क्या? नहीं हो सकता, श्योर। याद है कौन सा एग्जाम्पल दिया था मैंने इसके अंदर? स्कूटी वाला एग्जाम्पल। ठीक है, क्या हो रहा था उसके अंदर? हाँ हाँ। ठीक है, तो ऐसे में ये करेंगे क्या पेमेंट्स, पेरेंट्स इसका पेमेंट नहीं करेंगे, है ना? वो एलिजिबल नहीं है पेमेंट करने के लिए। ठीक है। अच्छा, ऐसे करके हम लोगों ने ये सारे पॉइंट्स कवर कर लिए थे माइनर वाले, है ना? एक तो फोन्स यूज करना बंद कर दो, जो भी कोई भी कुछ भी कर रहा है तो। ठीक है, फर्स्ट हम लोगों ने इसके अंदर माइनर वाला किया था, वो अब डन हो चुका है। अच्छा, पार्टीज कॉम्पिटेंट कौन कौन सी होती हैं? कौन कौन सी पार्टीज कॉम्पिटेंट हैं कॉन्ट्रैक्ट एंटर करने के लिए? ठीक है, एक मेजर, एक साउंड माइंडेड, और दूसरा क्वालिफाइड बाय लॉ, मतलब नॉट डिस्क्वालिफाइड होना चाहिए। ठीक है, तो हमने इन सारे तीनों पॉइंटर्स में से हमने कौन सा कवर कर लिया? एक ही किया है, मेजर वाला कवर किया है। ठीक है। अच्छा, अभी दूसरा हम लोग इसमें लिख रहे हैं पर्सन ऑफ साउंड माइंड, वो वाला लिख रहे हैं ना? हेडिंग डालो इसमें, सेकंड। तुम लोग देख लेना पहले तुमने कौन सी हेडिंग डाली थी, उस हिसाब से माइनर वाले पॉइंट में जो हेडिंग डाली हो ना भाई, एबीसी लिखा हो तो वैसे देख लेना, 1 2 3 लिखा हो या रोमन नंबर्स में, जैसे भी, वो तुम अकॉर्डिंगली देख लेना अपने। पर्सन ऑफ साउंड माइंड, इसका सेक्शन है सेक्शन नंबर 12। अब इसकी डेफिनेशन लिखो। A person is said to be of sound mind if he at the time of entering into the contract, if he at the time of entering into the contract is capable of understanding it and forming a rational judgment
and forming a rational judgment as to its effect. इसके अंदर फिर से दो प्रोविजंस मैं और लिख रही हूं. A person who is usually of unsound mind but occasionally of sound mind. और इधर a person who is usually of sound mind but occasionally of unsound mind. नोटेड. ठीक है. अभी हम लोग ये समझते हैं कि पर्सन ऑफ साउंड माइंड कौन होता है. देखो लेमैन की लैंग्वेज में अगर हम बोलें तो जिसकी दिमागी हालत सही है वो पर्सन साउंड माइंड का है. ठीक है. लेकिन इसकी डेफिनेशन के हिसाब से क्या है ये देखो ऊपर क्या लिखा हुआ है इसमें. अ पर्सन इज सेड टू बी ऑफ अ साउंड माइंड इफ ही. अच्छा ये कॉमा वाला जो बीच का पोर्शन है ना एक बार मैं इसको एलिमिनेट कर रही हूँ. ठीक है. क्योंकि लॉ में क्या होता है ना ऐसे कॉमा कॉमा करके ये लोग बीच बीच में अलग अलग फ्रेजेस डाल देते हैं सेंटेंसेस डाल देते हैं. तो उनका मतलब अगर तुम नहीं समझ पा रहे हो ना तो उसको बीच में से एक बार हटा करके क्या किया करो. पहले जैसे फॉर एग्जाम्पल तुम यहाँ तक इसका मतलब पढ़ लो. अब इसके बाद इधर से कंटिन्यू करो जहाँ पे ये दूसरा कॉमा खत्म हो रहा है. ठीक है. तो तुम इसका मतलब जो है वो बेटर निकाल पाओगे. इंटरप्रिटेशन सही निकाल पाओगे इसका. A person is said to be of a sound mind if he is capable of understanding it. यानी कि एक पर्सन का साउंड माइंड तब है जब वो कॉन्ट्रैक्ट के टर्म्स एंड कंडीशंस को समझने में केपेबल है. ठीक है. वो कॉन्ट्रैक्ट के टर्म्स एंड कंडीशंस को समझ सकता है इतना केपेबल है. एंड
फॉर्मिंग अ रैशनल जजमेंट एज टू इट्स इफेक्ट, और वो इतना केपेबल है कि वो उसके ऊपर रैशनल जजमेंट फॉर्म कर सकता है। क्या मतलब है रैशनल जजमेंट का? कि उसके अंदर इतनी समझ है, इतनी बुद्धि है कि वो ये जज कर सके कि उस कॉन्ट्रैक्ट का मेरे ऊपर इफेक्ट क्या आएगा, मतलब वो मेरे लिए सही है या मेरे लिए गलत है, या अगर उस कॉन्ट्रैक्ट में मेरे से कोई कुछ काम करवा रहा है तो उसके मुझे सही पैसे दे रहा है या नहीं दे रहा है, राइट तो इस चीज की उसको सूझबूझ होनी चाहिए, समझ होनी चाहिए कि मैं जज कर सकूं कि उस कॉन्ट्रैक्ट का मेरे ऊपर क्या बेनिफिट आएगा, क्या इफेक्ट आएगा, ऐसा। ठीक है, तो दो चीजें हो गई यहाँ पे। अगर कोई भी पर्सन उसको समझने में केपेबल है और रैशनल जजमेंट फॉर्म करने में केपेबल है, तो इसका मतलब वो क्या है, साउंड माइंड का है। ठीक है, अच्छा, एक अब बीच में ये जो हमने छोड़ दिया था उसको पढ़ते हैं। एट द टाइम ऑफ एंटरिंग इनटू द कॉन्ट्रैक्ट, इसका मतलब उसका साउंड माइंड कब होना चाहिए, कब होना चाहिए? कॉन्ट्रैक्ट में एंटर करने के टाइम पे वो साउंड माइंड होना चाहिए। अच्छा, सपोज वो कॉन्ट्रैक्ट एंटर करने के टाइम पे तो साउंड था, बाद में जाकर के वो पागल हो गया, तो क्या ये कॉन्ट्रैक्ट वॉइड है? वॉइड है क्या? नहीं, फिर क्या है? ये वैलिड है, ये बिल्कुल वैलिड है। तो हमें ये नहीं देखना है कि उसकी मानसिक स्थिति कैसी है, वो हमें कब देखना है, जब उसने कॉन्ट्रैक्ट एंटर किया था उस टाइम पे कैसी है। अगर उस टाइम पे एकदम सही है, प्रॉपर है, तो कॉन्ट्रैक्ट इज वैलिड। ठीक है, बाद में जाकर के तुम अगर पागल हो रहे हो तो उससे हमें कोई वो नहीं पड़ता है, फर्क नहीं पड़ता है। हम तो कॉन्ट्रैक्ट एंटर करने वाले दिन पे देखेंगे कि वो सही है या नहीं है। ओके, अब एक काम करो, इसके अंदर कीवर्ड्स मार्क कर लो। दो कीवर्ड्स हैं, एक तो केपेबल ऑफ अंडरस्टैंडिंग और दूसरा फॉर्मिंग अ रैशनल जजमेंट। ऐसे तो हम जब भी कभी आंसर्स लिखेंगे तो आंसर्स के अंदर भी अच्छा रहेगा, तुम एग्जाम में भी ऐसे कीवर्ड अंडरलाइन कर लिया करो, तो एग्जामिनर का क्या होगा ना, डायरेक्टली अटेंशन उसी चीज के ऊपर जाएगा और फिर तो तुम्हें मार्क्स दे देगा, ज्यादा गहराई में नहीं पड़ेगा वो उसको। ठीक है, एक तो केपेबल ऑफ अंडरस्टैंडिंग और दूसरा फॉर्मिंग अ रैशनल जजमेंट। फाइन, ये डेफिनेशन समझ आ गई क्या इसकी? ठीक है, अब देखो एक और प्रोविजन है यहाँ पे, अ पर्सन हु इज यूजुअली अनसाउंड बट ओकेजनली साउंड माइंड। अब इन दोनों में ना, एक तो पहले रीड करके मुझे बताओ कुछ फर्क है क्या, कुछ है डिफरेंस है दोनों में, या एक सी चीज लग रही है? डिफरेंस है, क्या डिफरेंस है? मुझे बताओ क्या डिफरेंस है। बोलो। ठीक है, इसका मतलब यहाँ पे वो यूजुअली क्या है, अनसाउंड है, मतलब ज्यादातर टाइम तो वो पागल रहता है, ठीक है, लेकिन बीच में कभी कभी है ना वो ठीक भी हो जाता है। जैसे अभी एक पर्सन है जो पागल खाने में एडमिट है, ठीक है, अब पागल खाने में है लेकिन कभी कभी है ना दवाइयों का असर हो जाता है और वो नॉर्मल हो जाता है। तो जब जिस पीरियड के दौरान वो नॉर्मल है ना, उस पीरियड में आप उससे कॉन्ट्रैक्ट एंटर करवा लो, वो कॉन्ट्रैक्ट वैलिड बन जाएगा। ठीक है, इधर ये पर्सन क्या है, यूजुअली साउंड माइंड है बट ओकेजनली इसका कभी कभी दिमाग खराब हो जाता है। ठीक है, यानी कि नॉर्मली वो बिल्कुल सही है, कभी कभी दौरे पड़ते हैं, तो अब ऐसी सिचुएशन में उसको क्या कॉन्ट्रैक्ट कब एंटर करना चाहिए, जब वो साउंड माइंड है। तो एनी हाउ दोनों केसेस में उसको कॉन्ट्रैक्ट कब एंटर करना है, जब, गेट बंद कर दो ना प्लीज। ठीक है, ऐसी सिचुएशन में उसको कॉन्ट्रैक्ट कब एंटर करना है, जब वो यहाँ पे भी साउंड माइंड है और वहां पे भी जब वो साउंड माइंड है तब एंटर करना है। ठीक है, अच्छा, प्रोविजन की लैंग्वेज जो है वो थोड़ी सी नेगेटिव वे में है। फर्स्ट वाले में तो लिखा हुआ है इस वाले ड्यूरेशन में उसको क्या करना है, कॉन्ट्रैक्ट एंटर करना है, ही कैन एंटर इनटू अ कॉन्ट्रैक्ट। ठीक है, और इधर वाले में जब वो अनसाउंड माइंड का है ना, तब के लिए लिखा हुआ ही कैन नॉट एंटर इनटू अ कॉन्ट्रैक्ट। राइटिंग स्किल्स का फर्क है और कुछ भी नहीं है। ठीक है, मतलब वही निकल रहा है, कंफ्यूज मत होना। इधर इस वाले पोर्शन में कैन नॉट एंटर इनटू अ कॉन्ट्रैक्ट। अब अगर तुम्हें लिखने में गलती हो तो इसके अंदर ऐसा लिखना,
लैंग्वेज पूरी बना लेना, उसके बाद जहाँ पे ओकेजनली वाली चीज लिखी हुई है ना, उस दौरान तुम समझ लो, मतलब रटने वाले बच्चे हैं अगर कोई, तो इस तरीके से रट सकते हैं कि जब वो ओकेजनली साउंड माइंड का है ना, तब वो कॉन्ट्रैक्ट एंटर कर सकता है। यहाँ पे वो ओकेजनली क्या था, अनसाउंड माइंड का था, तो उस दौरान वो कॉन्ट्रैक्ट एंटर नहीं कर सकता, इसीलिए उल्टा लिखा हुआ, इधर कैन एंटर है, इधर कैन नॉट एंटर है, ऐसे। फाइन, ये दो हो गए हमारे पास इसमें। एक हमने माइनर वाला कॉन्ट्रैक्ट पढ़ लिया, उसका पूरा इफेक्ट कैसा आता है। दूसरा अभी हम लोगों ने ये देख लिया अनसाउंड माइंड वाला, ठीक है तो वैसे ये सारे ही वॉइड है, ठीक है। बस एक चीज हमने माइनर वाले में क्या लिखा था कि वो वॉइड एब इनिशियो होता है। थर्ड लिखेंगे अब इसमें हम कॉन्ट्रैक्ट बाय थर्ड लिखेंगे इसमें कॉन्ट्रैक्ट बाय डिसक्वालिफाइड पर्सन्स। इसमें लिखो certain persons are disqualified by law from entering into contracts ड्यू टू, तीन चीजें हैं, their political status, एक है लीगल स्टेटस, ठीक है, और एक है आपका कॉर्पोरेट स्टेटस। इन रीजंस की वजह से कई लोग ऐसे हैं जिनको लॉ ने क्या कर रखा है, डिसक्वालीफाई कर रखा है। अब वो पर्सन्स कौन कौन है, मैं वो लिख रही हूं यहाँ पे। एलियन एनिमी, foreign sovereigns and ambassadors, convicts, insolvents, and companies. अच्छा, अभी एक बार तुम लोग मुझे बताओ, इन पॉइंट्स में लिख लेना बाद में। एलियन एनिमी पता है क्या होता है? एलियन एनिमी मतलब जानते हैं? हाँ, अरे वो जादू वाले नहीं है ना, ये इसका मतलब ये है कि एलियन क्यों बोल रहे हैं हम इसको, क्योंकि वो इंडिया के लोग नहीं है, ठीक है। तो इंडिया के बाहर के लोग सारे हमारे लिए एलियंस हैं, फाइन। वो वाला एलियन नहीं कह रही हूं मैं, है ना, स्पेस वाला जो वो। तो एलियन एनिमी है, यानी एक ऐसी कंट्री के सिटीजन्स जिसके साथ हमारा वॉर चल रहा है। हाँ सही है, अभी तो बोल सकते हो पाकिस्तान, लेकिन जब नहीं हो रहा था ना, तो उस टाइम पे हम नहीं बोल सकते ये पाकिस्तानी सब हमारे लिए नहीं थे। कुछ दिन पहले दे वर नॉट एलियन एनिमीज, लेकिन अभी तो थोड़ा थोड़ा ऐसा सिचुएशन क्रिएट हो गया, वी कैन से कि ये एलियन एनिमीज है हमारे लिए, है ना। अब ये बताओ, इनके साथ कॉन्ट्रैक्ट एंटर करना चाहिए क्या? नहीं करना चाहिए ना, राइट। तो इसी वजह से ये डिस्क्वालिफाइड है बाय लॉ फ्रॉम एंटरिंग इनटू द कॉन्ट्रैक्ट, ठीक है। तो मैं इसके आगे क्रॉस लगा रही हूँ, ओके। और एक वर्ड ऐसा ही एलियन फ्रेंड होता है, यानी जिसके साथ हमारे रिलेशंस बहुत अच्छे हैं, जैसे हाँ ठीक है, अमेरिका है, रशिया है, इन सब के साथ हमारे टर्म्स एंड कंडीशंस अच्छे हैं, तो इनके सिटीजन्स के साथ हम कॉन्ट्रैक्ट एंटर कर सकते हैं। व्हाई? बिकॉज दे आर एलियन फ्रेंड्स, ऐसा, ठीक है।
फॉरेन सॉवरेन एंड एम्बेसडर ये कौन होते हैं? जैसे अभी यहाँ पे हम लोगों के मिनिस्टर्स वगैरह है ना, हमारी गवर्नमेंट के रिप्रेजेंटेटिव्स हैं, ऑफिशियल्स वगैरह जो हैं, ऐसे ही फॉरेन गवर्नमेंट के लोग भी तो हुए ना, तो वो हमारे लिए फॉरेन सॉवरेन और एम्बेसडर बन जाते हैं। ठीक है, अब ये कॉन्ट्रैक्ट्स हमारे साथ डायरेक्टली एंटर नहीं कर सकते, ये एजेंट के थ्रू एंटर करेंगे, है ना। तो पहली बात तो मैं मना कर रही हूँ, लेकिन फिर साइड में इसमें लिख रही हूँ कैन एंटर थ्रू एजेंट्स इन इंडिया। इंडिया में उनके एजेंट्स हैं, उनके थ्रू ये एंटर कर सकते हैं। ठीक है, अब कॉन्विक्ट की बात करते हैं। कॉन्विक्ट का मतलब पता है? कोई भी पर्सन जो क्रिमिनल है, ठीक है, वो अगर उसका गिल्ट प्रूफ हो जाता है ना, उसका क्राइम अगर कोर्ट में प्रूव हो गया, तो वो क्या कहलाएगा? कॉन्विक्ट कहलाएगा। ठीक है, अभी सलमान खान, सुनो पूरी कहानी सुनो, है ना। सलमान खान के ऊपर केसेस चल रहे हैं, अभी के लिए वो क्या है? वो आरोपी है, वो अक्यूज्ड है, अभी वो क्रिमिनल नहीं कहेंगे हम उसको। ठीक है, तो वो क्या है? अक्यूज्ड है, यानी आरोपी है अभी वो। क्या आरोपी क्रिमिनल होता है क्या? क्या तुम उसको पनिशमेंट दोगे क्या? उसको क्रिमिनल मानोगे क्या? नहीं, जब तक कोर्ट जजमेंट नहीं दे देता तब तक वो क्रिमिनल नहीं है हमारे लिए। अच्छा, अभी संजय दत्त जेल काट के आया था, राइट, तो इसका मतलब वो क्या रह चुका है? वो कॉन्विक्ट रह चुका है। तो जब उसकी जेल का वो ड्यूरेशन चल रहा है ना, जब वो जेल काट रहा है अपना, तब ये लोग कॉन्ट्रैक्ट एंटर कर सकते हैं क्या? नहीं कर सकते, ऑफ कोर्स। इंसॉल्वेंट लोगों को कॉन्ट्रैक्ट एंटर करना चाहिए क्या? नहीं करना चाहिए। जब तुम अपनी एग्जिस्टिंग लायबिलिटी नहीं पे ऑफ कर पा रहे हो, तो तुम अपनी और ऑब्लिगेशंस कैसे उठा लोगे कॉन्ट्रैक्ट के ऊपर? फाइन, तो ये भी नहीं कर सकते। अच्छा, कंपनीज कॉन्ट्रैक्ट एंटर कर सकती हैं क्या? कर सकती हैं। कहाँ लिखा है ऐसा? कहाँ लिखा है? 12th में पढ़ा था क्या कुछ फीचर्स ऑफ कंपनी? आर्टिफिशियल पर्सन होता है, और हाँ, और क्या ये अपने नाम से प्रॉपर्टीज खरीद सकती हैं? खरीद सकती हैं, खरीद सकती है ना। तो प्रॉपर्टी खरीद सकती है, मतलब कॉन्ट्रैक्ट भी एंटर कर सकती है, कि प्रॉपर्टी खरीदने के लिए कॉन्ट्रैक्ट करना पड़ेगा। ठीक है, तो कंपनीज क्वालिफाइड होती हैं, ये डिस्क्वालिफाइड नहीं होती है। इसीलिए तो इन लिस्ट के आगे इस तरीके से लगा लो, तो तुम्हारे लिए क्लियर हो जाएगा। अब लिख लो ये पूरा। इसके बाद तुम्हारी किसकी क्लास होती है? इको। डन। ठीक है, अभी हम लोगों ने ये पूरा हमारा जो टॉपिक है ये कंप्लीट कर लिया है। सेक्शंस हमने कौन कौन से लिखे बताओगे? इस वाले चैप्टर में हमने स्टार्टिंग से कौन कौन से सेक्शंस लिखे हैं? सबसे पहले सेक्शन 11 लिखा था, 11 माइनर के लिए था वो, राइट, मतलब कैपेसिटी ऑफ कॉन्ट्रैक्ट वाले के उधर हमने लिखा था, है ना। अच्छा, और सेक्शन 11 के अंदर ही माइनर वाले सारे पॉइंटर्स हैं, ठीक है। और फिर 12 के अंदर क्या है? अनसाउंड माइंड है, और ये डिस्क्वालिफाइड पर्संस वाला है। ओके, अब हम लोग सेक्शन 13 स्टार्ट कर रहे हैं, और ये हमारे कॉन्ट्रैक्ट के जो इसेंशियल्स हमने सेक्शन 10 में पढ़े थे ना, उनमें से एक है, दैट इज फ्री कंसेंट। ठीक है,
फ्री कंसेंट का मतलब क्या होता है कि दोनों पार्टीज जो है उनकी मर्जी होनी चाहिए कॉन्ट्रैक्ट एंटर करने के अंदर, लेकिन वो 5 फैक्टर्स याद हैं क्या जो प्रेजेंट नहीं होने चाहिए? कौन कौन से? फ्रॉड, कोएर्जन, मिस्टेक, हाँ, अनड्यू इन्फ्लुएंस। ठीक है, पहली बार सुन रहे हैं क्या नाम? सुने हैं पहले भी? हम्म, पहली बार लग रहा है? अच्छा, कोई बात नहीं, लिखो इसमें हेडिंग डालो अभी। नया टॉपिक स्टार्ट हो रहा है, फ्री कंसेंट, और इसके अंदर हम सबसे पहले कंसेंट की डेफिनेशन लिखेंगे, तो इसीलिए सेक्शन 13 डालो। सेक्शन 13 कंसेंट की डेफिनेशन है। टू और मोर पर्सन्स are said to consent when they agree upon same thing in same sense. When they agree upon same thing in same sense. और एक इसके अंदर और वर्ड लिखो, लीगल मैक्सिम है ये, कंसेंसस एड ईडम, जिसका मतलब होता है मीटिंग ऑफ माइंड्स। और ये लिखने के बाद सेक्शन 14 डालना। Consent is said to be free when it is not caused by, when it is not caused by पहला coercion, दूसरा undue influence, fraud, misrepresentation, और लास्ट है मिस्टेक।
ये लिख लिया, ठीक है। देखो इस टॉपिक के अंदर यहाँ पे ही दो सेक्शंस अट्रैक्ट हो रहे हैं, एक सेक्शन 13 अट्रैक्ट हो रहा है और एक 14 अट्रैक्ट हो रहा है, ठीक है। 13th क्या बोल रहा है सेक्शन इसके अंदर, कंसेंट की डेफिनेशन बताइए। तुम लोग इसके आगे ऐसे भी लिख सकते हो, सेक्शन 13 कंसेंट के बारे में है, ठीक है। और 14 जो है वो फ्री कंसेंट के बारे में है। ऐसा पेंसिल से लिख लो चाहे, कोई दिक्कत नहीं है। कंसेंट का मतलब क्या है, टू और मोर पर्सन्स आर सेट टू कंसेंट व्हेन दे अग्री अपॉन सेम थिंग इन सेम सेंस। कीवर्ड तुम्हारा क्या हो जाएगा, सेम थिंग इन सेम सेंस, ठीक है। तो क्या बोल रहे हैं यहाँ पे, दो या दो से ज्यादा लोग एक दूसरे के साथ कंसेंट तब करेंगे जब हम ये मानेंगे कि वो सेम चीजों को सेम सेंस में अग्री कर रहे हैं, सेम थिंग सेम सेंस, विच मीन्स कि कॉन्ट्रैक्ट का जो मतलब मैं निकाल रही हूँ वही मतलब तुम भी निकाल रहे हो। ऐसे मिसअंडरस्टैंडिंग नहीं होनी चाहिए कि मैं उसका कुछ और मीनिंग समझ रही हूँ और तुम उसका कुछ और मीनिंग समझ रहे हो, ठीक है। तब फिर वो सेम थिंग सेम सेंस में नहीं आएगा, है ना। तो इसीलिए पार्टीज में मिसअंडरस्टैंडिंग नहीं होनी चाहिए, तब हम क्या बोलते हैं कि कंसेंट है। लेकिन कंसेंट अकेले काम नहीं चलेगा, कंसेंट कैसा होना चाहिए, फ्री कंसेंट होना चाहिए। अब फ्री कंसेंट का मतलब क्या है कि ये 5 फैक्टर्स इसमें प्रेजेंट नहीं होने चाहिए, ओके। अब एक एक करके इनको समझेंगे, ये थोड़ा सा डिटेल में आएगा पूरा पोर्शन। फर्स्ट इसमें पॉइंट लिखो, कोएर्जन। सेक्शन नंबर 15। इस वाले चैप्टर में तो सारे सीक्वेंस में चलेंगे सेक्शंस। कमिटिंग और threatening to commit, committing or threatening to commit, any act forbidden by IPC, और उधर हमने लिखा अनलॉफुल डिटेनिंग या फिर थ्रेटनिंग टू डिटेन एनी प्रॉपर्टी, टू द प्रीजुडिस ऑफ एनी पर्सन, with an intention of causing any person to, with an intention of causing any person to enter into an agreement. ये पूरा तुम्हारा कोएर्जन का डेफिनेशन हो गया।
ठीक है, इसका मीनिंग समझो अभी क्या कहना चाह रहे हैं इसमें। सबसे पहले ये डेफिनेशन को एक तरीके से मैंने दो पार्ट्स में डिवाइड कर दिया, ठीक है। अब तुम इसको लिखोगे कैसे, तुम्हें लिखने में हो सकता है स्टेटमेंट बनाने में दिक्कत आए, बट वो प्रॉब्लम नहीं आएगी। पहले तुम ये वाली चीज लिख लेना, ठीक है, फिर और लगा के वो वाली चीज लिख लेना। तो एक काम करती हूँ, मैं इसको नंबरिंग दे देती हूँ ए, एंड ये पॉइंट हो गया बी। लेकिन तुम बना के कैसे लिखोगे, लाइन पूरा का पूरा कंटिन्यूएशन में बना के लिख लेना, ठीक है। या इवन अगर थोड़ा सा बीच में और के बाद एक लाइन छोड़ के लिखते हो तो भी चलेगा, कोई प्रॉब्लम नहीं है। बट ऐसा इसीलिए क्या है, ताकि तुम्हें समझ में आए और तुम्हारे लिए लर्निंग इजी हो सके। फाइन। पहला इसमें क्या कह रहा है, कमिटिंग या थ्रेटनिंग टू कमिट। मतलब या तो आपने कमिट कर दिया, या फिर आप क्या कर रहे हो, डरा रहे हो, धमका रहे हो कोई भी एक्ट कमिट करने के लिए। ओके, कमिटिंग मतलब ऑलरेडी कमिट कर चुके हैं, या फिर यहाँ पे हम उसको डरा रहे हैं, धमका रहे हैं, ठीक है। अच्छा, क्या काम करने के लिए डरा रहे हैं, धमका रहे हैं, एनी एक्ट विच इज फोरबिडन बाय आईपीसी। अब आईपीसी क्या है, इंडियन पीनल कोड है, इसका फुल फॉर्म होता है, अगर तुम लर्न कर सकते हो तो करो, नहीं तो इट्स ओके, आईपीसी भी लिख के आओगे तो कोई गलत नहीं है। इंडियन पीनल कोड है, ये एक लॉ है जो क्राइम्स को पनिश करता है, ठीक है। मतलब जैसे मर्डर है, टेररिज्म है, या इस टाइप की चीजें हैं, उनका जिक्र इसके अंदर किया गया है, और पनिशमेंट इसमें। कभी मूवी वगैरह के ऊपर सुना है, जज ऐसे सजा दे रहा होता है किसी क्रिमिनल को, तो वो बोलता है आईपीसी की इस धारा के तहत हम इसको सजा सुनाते हैं, बोलते हैं ना ऐसे। तो इसका मतलब आईपीसी के सेक्शंस की बात हो रही है वहां पे। फाइन। तो यहाँ पे हम क्या कह रहे हैं कि कोई भी ऐसा एक्ट कमिट करने की धमकी दी जा रही है जो एक्ट क्या है, फोरबिडन बाय आईपीसी है, यानी कि वो एक तरीके से क्या है, क्राइम है। फाइन। तो एनी एक्ट फोरबिडन बाय आईपीसी का मतलब क्या है, क्राइम। यानी आप है ना सामने वाले को डरा रहे हो, धमका रहे हो कि मैं तुम्हारे साथ क्राइम कर लूंगा कोई, ठीक है। दूसरा, और क्या कर रहा है ये, अनलॉफुल डिटेनिंग। डिटेन करने का मतलब होता है किसी की प्रॉपर्टी को अपने पास जब्त कर लेना। फाइन। तो आप अनलॉफुल मैनर में किसी की प्रॉपर्टी अपने पास जब्त कर रहे हो, या फिर उसको डरा रहे हो, धमका रहे हो कि अगर तूने मेरे साथ कॉन्ट्रैक्ट एंटर नहीं किया तो मैं तेरी ये प्रॉपर्टी जब्त कर लूंगा, ठीक है। थ्रेटनिंग टू डिटेन एनी प्रॉपर्टी टू द प्रीजुडिस ऑफ एनी पर्सन, इसका लाइन का मतलब है, यानी प्रीजुडिस मतलब अगेंस्ट होता है, यानी तुम अगर उसकी प्रॉपर्टी उससे छीन लोगे तो उसका नुकसान होगा ना, इसमें उसके अगेंस्ट जाएगा ना ये चीज। तो प्रॉपर्टी के लाइन का मैं मीनिंग लिख रही हूं, अगेंस्ट एनी पर्सन। मतलब इस तरीके से तुम उसकी प्रॉपर्टी उससे छीनने वाले हो या अपने पास जब्त करने वाले हो, जिससे क्या होगा, उस पर्सन को नुकसान होगा, उसके लिए वो चीज क्या होगी, हार्मफुल होगी। फाइन। अच्छा, ये दोनों काम तुमने कर लिए, या तो तुमने आईपीसी का कोई क्राइम करने के लिए उसको डराया धमकाया है, या फिर उसकी प्रॉपर्टी जब्त करने के लिए डराया धमकाया है। अब ऐसा आप क्यों कर रहे हो, पर्पस आपका क्या है, ये जो यहाँ नीचे लिखा हुआ है, पर्पस इज कि वो कॉन्ट्रैक्ट एंटर करे हमारे साथ ना, विद एन इंटेंशन ऑफ कॉजिंग एनी पर्सन टू एंटर इनटू एन अग्रीमेंट। मतलब मैं ये चाहती हूँ कि सामने वाला क्या करे, मेरे साथ अग्रीमेंट एंटर करे, तो मैं उसको ऐसे डराऊंगी धमकाऊंगी ना, तो वो क्या कर लेगा, पेपर्स पे साइन कर लेगा, ऐसा। लेकिन ऐसे डरा धमका करके अगर मैं उसकी कंसेंट ले रही हूँ और साइन करवा भी रही हूँ, तो क्या ये वैलिड है, क्या ये वैलिड है, नहीं है। क्या बन जाएगा ये फिर, वॉइड बन जाएगा, ऑफ कोर्स। क्यों, क्योंकि फ्री कंसेंट है नहीं यहाँ पे, ठीक है। एक बात और हमने नीचे नोट में लिखी है, कोएर्जन में प्रोसीड फ्रॉम अ पार्टी टू अ कॉन्ट्रैक्ट। अब मैं तुम्हारे साथ कॉन्ट्रैक्ट एंटर करना चाहती हूँ, तो मैं अगर तुम्हें डरा रही हूँ, धमका रही हूँ, तो मतलब कोएर्जन कर रही हूँ मैं, तो पार्टी टू अ कॉन्ट्रैक्ट क्या कर रही है, कोएर्जन कर रही है। अच्छा, मैं तुम्हारे सामने बहुत अच्छा बनना चाहती हूँ और मैं कोई और गुंडे वुंडे भेज दी तुम्हारे पास, ठीक है। अब वो तुम्हें गन पॉइंट पे रख करके तुमसे कॉन्ट्रैक्ट साइन करवा रहे हैं, तो ये क्या हुआ, कोएर्जन किसने किया, किसी थर्ड पर्सन ने किया। मतलब मैं डायरेक्टली नहीं कर रही हूं, मैं किसी और के थ्रू तुम्हें करवाने की कोशिश कर रही हूं, ऐसा। फाइन। तो कोएर्जन दोनों ही तरीके से हो सकता है। ओके, डेफिनेशन समझ आ गई। तो पहले ए पॉइंट में क्या कर रहे थे हम, ए पॉइंट में क्या कर रहे थे, कमिटिंग या थ्रेटनिंग टू कमिट एनी एक्ट विच इज फोरबिडन बाय आईपीसी। और दूसरी तरफ हम क्या कर रहे हैं, अनलॉफुल डिटेनिंग या फिर थ्रेटनिंग टू डिटेन एनी प्रॉपर्टी टू द
अगेंस्ट एनी पर्सन टू द प्रीजुडिस ऑफ एनी पर्सन। इंटेंशन क्या है यहाँ पे? कॉन्ट्रैक्ट में एंटर करवाना है। कोएर्जन कौन कौन कर सकता है? पार्टी टू अ कॉन्ट्रैक्ट भी कर सकती है और थर्ड पार्टी भी कर सकती है। ठीक है। अच्छा, अब इसके अंदर इसके इफेक्ट्स लिखो। कोएर्जन का इफेक्ट क्या आता है? voidable at option of party। restore the benefits to the aggrieved party। इसका मतलब, अब एक बात और ध्यान रखना, अभी तक हम लोग सिर्फ वॉइड वॉइड ही पढ़ रहे थे सब जगह पे। अब फ्री कंसेंट के ये जो पांचों फैक्टर्स है ना, अगर ये हुए हैं किसी कॉन्ट्रैक्ट के अंदर तो वो कॉन्ट्रैक्ट वॉइडेबल बन जाता है। क्या अभी तक कहीं भी वॉइडेबल नहीं पढ़ा था ना हमने? अब आ गया ये। इन सारे पांचों फैक्टर्स के अंदर जो अग्रीव्ड पार्टी है, अग्रीव्ड पार्टी का मतलब समझते हो? ये जो मैंने यहाँ पे लिखा है, यानी जिस पार्टी के साथ कोएर्जन हुआ है, जिसके साथ फ्रॉड हुआ है, मतलब जो विक्टिम है ना, उसको हम क्या बुलाएंगे? अग्रीव्ड पार्टी बुलाएंगे। है, तो अग्रीव्ड पार्टी जो है वो इस कॉन्ट्रैक्ट को कभी भी क्या कर सकती है? अपनी मर्जी से वॉइड डिक्लेयर कर सकती है। तो पहला पॉइंट वॉइडेबल हो गया इसका इफेक्ट। और दूसरे के अंदर, मानो तुमने अगर उस पार्टी से कोई भी पैसा लिया था, उससे कोई गुड्स खरीदे थे, कुछ भी बेनिफिट्स तुमने उससे लिए हैं ना कोएर्जन करके, तो वो सारे बेनिफिट्स उसको क्या कर दो? रिटर्न कर दो, रिस्टोर कर दो ऐसा। ठीक है, तो अब इन दोनों चीजों के लिए इसका मतलब, ये एनफोर्सिएबल है क्या ये कॉन्ट्रैक्ट? मतलब कोएर्जन वाली चीज एनफोर्सिएबल है? एनफोर्सिएबल नहीं है? श्योर? नहीं है? अच्छा, अभी सपोज करो वो मुझे ये बेनिफिट्स रिस्टोर नहीं कर रहा है, तो मैं फाइल नहीं कर सकती उसके ऊपर? क्या मैं ये बेनिफिट्स लेने के लिए उसके ऊपर सूट फाइल नहीं कर सकती हूँ? देखो, वॉइडेबल है, यानी पार्टी कभी भी अपनी मर्जी से उसको क्या कर सकती है? वॉइड डिक्लेयर कर सकती है। ठीक है, लेकिन ऐसा डरा धमका करके अगर आपने उससे कोई भी चीज ली है, जाहिर सी बात है वो ऐसे ही प्यार से तो मानने वाला है नहीं कि तुम्हें सारी चीजें अपने आप रिस्टोर कर दे, है ना? तो आपको क्या करना पड़ेगा? सूट फाइल करना पड़ेगा। कॉन्ट्रैक्ट में कोई कमी थी क्या? कॉन्ट्रैक्ट की ड्राफ्टिंग में या वैसी कोई कमी थी क्या? नहीं, तो आप केस कर सकते हो इसके ऊपर। ओके, लेकिन बस ये है कि पार्टी कभी भी उसको डिक्लेयर क्या कर सकती है? वॉइड डिक्लेयर कर सकती है कि आज के बाद ये कॉन्ट्रैक्ट हमारा क्या हो जाएगा? वॉइडेबल हो जाएगा। बट अभी तक जो तुमने मुझसे पैसे लिए हैं, जो तुमने मुझसे गुड्स लिए हैं, उनके लिए तो मैं सूट फाइल कर सकती हूँ ना? उनके लिए तो मैं उससे क्लेम कर सकती हूँ ना, जो भी चीजें उसने गलत तरीके से ली है मुझसे। राइट? वो है इसमें। ओके, अब इसके कुछ एग्जाम्पल्स लिखो, फिर ये टॉपिक डन है। पहला है थ्रेट टू कमिट अ सुसाइड।
A person threatens another to detain his books of accounts if he does not release him from all his liabilities. The other person made a release deed under coercion. Therefore, release deed is voidable. अच्छा, फर्स्ट एग्जाम्पल इसके अंदर क्या है? पहला एग्जाम्पल है थ्रेट टू कमिट अ सुसाइड। तुम लोगों को पता है सुसाइड जो होता है वो भी आईपीसी के अंदर फोरबिडन होता है। मतलब कहने का ये है, अगर तुमने सुसाइड कमिट कर लिया, ठीक है, और फिर तुम नहीं बचे, तब तो ठीक है, माफ है। लेकिन अगर तुमने अटेम्प्ट करने की कोशिश करी, यानी कि सुसाइड करने के बाद अगर बच गए, तो उसमें ना चार्जेस लगते हैं, मतलब कुछ पेनल्टीज और ऐसा है। तो आईपीसी ने फोरबिडन कर रखा है इस एक्ट को, ये मना है कि कोई सुसाइड कमिट करता है तो हम उसके ऊपर चार्जेस लगाएंगे, मतलब सूट फाइल करेंगे ऐसा। तो अगर नहीं बचा तो कोई दिक्कत नहीं है, वो डेड है, फिर उसके ऊपर कोई वो नहीं है। लेकिन अगर वो बच जाता है तो उसके ऊपर लॉ जो है वो अट्रैक्ट होगा ही होगा। अब कहने का मतलब क्या है, अगर आप सामने वाले को डरा रहे हो, धमका रहे हो कि मैं सुसाइड कर लूंगा अगर तुमने ये कॉन्ट्रैक्ट एंटर नहीं किया तो ऐसे में ये क्या है, कोएर्जन है या नहीं है? ये कोएर्जन है। वाई? बिकॉज तुम ये देखो कि वो थ्रेट किस चीज का दे रहा है, सुसाइड कमिट करने का, और सुसाइड क्या है, फोरबिडन बाय आईपीसी है। इस वजह से ये क्या हो जाएगा, कोएर्जन हो जाएगा। तो थोड़ा सा अगर जगह हो तो लिख लो, ये जो है ये कोएर्जन है। वाई? बिकॉज ये सुसाइड कमिट करने का जो ये एक्ट है ना, ये क्या है, फोरबिडन बाय आईपीसी है। सुसाइड कमिट करना आईपीसी द्वारा मना किया गया है कि ऐसा नहीं करना है। इस वजह से अगर ऐसा करने की आप धमकी दे रहे हो किसी को, और धमकी देकर के कॉन्ट्रैक्ट एंटर करवा रहे हो, तो वो क्या हो जाएगा, कोएर्जन हो जाएगा, वॉइडेबल है। अच्छा, दूसरे केस में ये क्या कह रहा है, ए जो एक पर्सन है ये दूसरे को धमकी दे रहा है, अनदर पर्सन को, कि मैं ना तेरे बुक्स ऑफ अकाउंट्स तेरे को वापस नहीं दूंगा, मैं खुद के पास डिटेन करके रख लूंगा अगर तूने मेरे सारे लोन माफ नहीं किए तो, है ना। मतलब अगर तूने मुझे रिलीज नहीं किया मेरी सारी लाइबिलिटीज से, तो मैं क्या करूंगा, तुम्हारे अकाउंट्स को अपने पास डिटेन करके रख लूंगा, तुझे वापस कभी नहीं दूंगा ना। अब उसने क्या किया, अदर पर्सन ने अपने अकाउंट्स वहां से छुड़वाने के चक्कर में एक रिलीज डीड साइन कर दी। रिलीज डीड का मतलब क्या है, एक डॉक्यूमेंट है जिसके ऊपर उसने ये लिख के दे दिया कि ठीक है मैं इसके सारे लोन इसको माफ करता हूँ, सारी लाइबिलिटीज से इस पार्टी को रिलीज करता हूँ। फाइन। अब ऐसा रिलीज डीड इसने कोएर्जन की वजह से एंटर किया है, एंड देयरफॉर ये रिलीज डीड क्या बन जाएगा, वॉइडेबल बन जाएगा। ठीक है, क्लियर। तो ये दो एग्जांपल्स हैं जो आपके यहाँ पे दे रखे हैं मॉड्यूल में, तो मैंने यहाँ पे पुट कर दी। ठीक है, अब हमने कोएर्जन के पूरे टॉपिक में क्या पढ़ा, कोएर्जन की डेफिनेशन पढ़ी बड़ी सारी जो, ठीक है, कोएर्जन कौन कौन कर सकता है वो देख लिया, कोएर्जन के इफेक्ट्स हो गए, एंड दूसरा एग्जाम्पल्स देख लिए। ठीक है, अब ऐसे ही सारे पॉइंट्स और भी आएंगे, ये थोड़ा बड़ा है ये वाला कंटेंट, हाँ, तो डेली घर जाकर के एक बार 5-7 मिनट बुक खोल के देख लिया करो कि आज क्या पढ़ा। फाइन, कोई डाउट्स किसी को कुछ?